Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 नवंबर 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ज़्यादा डिमांड थी अक्टूबर के महीने के मंथली करंट अफेयर के कंपाइलेशन को लेकर, तो पूरा करंट अफेयर मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जाकर अगर आप लोगों को अक्टूबर के कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ना है तो इस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हो। अक्टूबर के साथ साथ सितंबर के भी मंथली कंपाइलेशन को मैंने अपलोड कर दिया है, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो इसको जाकर आप लोग देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जितने भी मैंने सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करें वो आपके सारे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि एनवायरमेंट के, उसके बाद पॉलिटी गवर्नेंस के, इकोनॉमी के, सभी के करंट अफेयर आपको वहां पर उस पूरे सेक्शन में मिल जाएंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डिस्कस करेंगे इंडिया और फ्रांस के डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर। आज के टाइम पर भारत और फ्रांस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो कहां पर स्टैंड करती है, बहुत सारी नई बातें आपको यहां पर जानने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आता है तो उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से जो दूसरा आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर पिछले साल इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बना था, इस बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है स्टबल बर्निंग, तो डिस्कस करेंगे आखिरकार स्टबल बर्निंग क्या होती है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि स्टबल बर्निंग का हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। वो हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वो इंपैक्ट क्या है आखिरकार, इसको हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इशू को हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद थर्ड आर्टिकल अगेन एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बात की गई है हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2021 के बारे में, सॉरी 2020 के बारे में। तो आपको मालूम होगा हरियाणा एक एम्प्लॉयमेंट एक्ट लेकर आया है जहां पर लोगों को, अपने लोकल पीपल को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उन लोगों को एक तरीके से रिजर्व किया जा रहा है फर्म्स के अंदर। तो डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार का जो एक्ट है वो और भी बहुत सारे स्टेट्स लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें आप लोग को जानने को मिलने वाली है। बहुत जबरदस्त आर्टिकल होगा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में है काहो विलेज। काहो विलेज के लेकर ये जो गांव है बेसिकली इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है, तो डिस्कस करेंगे काहो विलेज का क्या रोल रहा है हिस्ट्री के अंदर, प्लस आज के टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस विलेज के बारे में एक एक बात आपको मिल जाएगी, प्लस हम लोग इसकी लोकेशन भी देखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन उसके बाद गॉडेस अन्नपूर्णा आइडल के बारे में चर्चा की गई है। इस आइडल को काफ़ी पहले चुरा कर ले जाया गया था, स्मगल किया गया था। नाउ ये आइडल वापस आ चुका है। इस आइडल के महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस करने वाले हैं और उसको लेकर भी पहले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद लास्ट वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। श्रीनगर को अभी यूनेस्को लिस्ट के अंदर डाला गया है, खासकर यूनेस्को क्रिएटिविटी लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो यहाँ पर हम लोग सोचेंगे एक तरीके से कि ये जो श्रीनगर है बेसिकली ये किस चीज़ के लिए गया है यहाँ पर इस लिस्ट में, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या एग्जैक्टली होता है जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ पर जैसा हमेशा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करके आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हो और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाते भी हो, मुझे पता है। आज का अगेन टारगेट आपका 1K प्लस लाइक्स का है, ठीक है। तो वापस से पहुँचा देना यार, कल ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ इशूज़ थे जिसकी वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, ठीक है। और साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, यहाँ पे सारे आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं, रिविजन करवाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कल तो हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो आया नहीं था, लेकिन उससे पहले वाले दिन पर हमने ये वाले कुछ आर्टिकल डिस्कस किए थे। आपको याद होगा मैंने खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 के बारे में बताया था। मेघालय के अंदर एक कुछ और ही अलग सिचुएशन चलती है, यहां पर जो ट्राइबल पीपल हैं उन्होंने वुमेन को काफी इंपॉर्टेंस दे रखी है, जो कि काफी अच्छा है।
है ना। काफ़ी अपडेटेड लेवल की वहाँ पर सोच है ट्रैवल पीपल की, ये मैंने आपको बताया था इस आर्टिकल के अंडर में, आपको मालूम होगा। देन मैंने आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को रिवाइज कर दिया है एक तरीके से आप कह सकते हो। अब इससे क्या होगा, जो हमारे बैंक्स होते हैं उनको हम लोग घाटे में जाने से बचा सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको समझाया था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल हमने जाना था, ईरान के अंदर यूरेनियम का एनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए अब आने वाले टाइम पर ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, जहां पर ईरान प्लस P5+1 कंट्रीज जो है ईरान के साथ वो डील करेंगी। देन उसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जो लेपर्ड है वो लगातार एक्सटिंक्ट हो रहा है और आने वाले टाइम पर ये लेपर्ड पूरी तरह से खत्म हो सकता है, इसको हमें प्रोटेक्शन देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेपर्ड के साथ साथ और भी वेरियस स्पीशीज़ है जो कि आज के टाइम पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ऐसी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है। देन उसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडियन फ्लैपशेल टर्टल के बारे में, ये फ्लैपशेल टर्टल की स्मगलिंग की गई है। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसके क्या फीचर्स है, कहाँ पर पाया जाता है, ये ओवरऑल चीज़ हमने कवर करी थी। देन उसके बाद पद्म अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, आपको मालूम होगा, तो एक रिवीजन यहां पर मिल चुका है। क्विज में आप लोगों के लिए कल से सेट करूंगा, तो इसके बारे में आप लोग यहां पर आइडिया रख सकते हो। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आईआर आता है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। बात की गई है इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर, तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो सब हम लोग डिस्कस करते ही करते हैं और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, आर्टिकल कहां पर दिया गया है? इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है। मैं आपको सारे सोर्सेस दिखाता रहूंगा कि कहां कहां से आर्टिकल्स को लिया गया है। आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को एक्सप्लेन किया है काफी डिटेल में, यहीं से मैंने इस आर्टिकल को लिया है। तो हाल ही में इंडिया और फ्रांस के जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिला। दोनों कंट्रीज ने मिलकर फोकस किया है कि हम लोग अपने डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। कैसे? दोनों इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, आपस में जो दोनों की कैपेबिलिटीज है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, दोनों की जो मिलिट्री डील्स हैं उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। मैरीटाइम के सेक्टर में दोनों मिलकर काम करेंगे, स्पेस के सेक्टर में मिलकर दोनों काम करने वाले हैं और भी नए नए इनिशिएटिव्स लेकर चलने वाले हैं, जिससे कि दोनों के जो डिफेंस रिलेशनशिप है खासकर वो और ज्यादा बढ़कर निकल सके, दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस के मामले में आगे निकल सके। और फ्रांस के साथ आज के टाइम पर हमारी एक इंपॉर्टेंट डील भी रहती है रफाल को लेकर, उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अभी यहां पर जो डायलॉग हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसके हाइलाइट्स क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया गया कि यहां पर फ्रांस हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट करने के साथ साथ भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसको भी यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत ने यहां पे कमिटमेंट लिया कि फ्रांस ने यहां पर कमिटमेंट लिया कि इंडिया का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। इसको देखते हुए फ्रांस और इंडिया मिलकर डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम करेंगे, जॉइंटली दोनों रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, इससे भारत की कैपेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करा जाएगा, ठीक है। सेकंड यहां पर पॉइंट रहा है, फ्रांस अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के ऊपर भी रोल दिखाने वाला है, यानी कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहां पर इंडिया का काफी बड़ा रोल रहता है। ये कौन सा रीजन है? ये खासकर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बारे में बात की गई है, इस वजह से इसको इंडो पैसिफिक वाला रीजन बोलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, आज के टाइम पर बहुत सारी कंसर्न देखने को मिलते हैं, चाइना का कंसर्न देखने को मिलता है, तो इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को लेकर आपको मालूम होगा हमारे पास एक ग्रुप भी है जिसका नाम है क्वाड, ठीक है। क्वाड के अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान करके यहां पर 4 कंट्रीज हैं इस ग्रुप के अंदर। ये भी इंडो पैसिफिक के अंदर शांति बनाने का काम करती हैं। लेकिन अब फ्रांस भी यहां पर फोकस करेगा, अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चलेगा इस रीजन के ऊपर, भारत के साथ पार्टनरशिप करेगा कि हम लोग इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएं, ठीक है। अब फ्रांस के साथ साथ आप कह सकते हो आज के टाइम पर फ्रांस प्रेसिडेंसी पर है यूरोपियन यूनियन की, जो पूरा यूरोपियन यूनियन है। बाय द वे यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी टोटल कंट्रीज है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उसको आज के टाइम पर लीड कर रहा है। तो यहां पर कोशिश ये भी रहेगी कि जो यूरोपियन यूनियन है पूरा, उसका इंगेजमेंट इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए, भारत के साथ इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर ये कंट्रीज मिलकर काम करें। देन उसके बाद इस मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या रहा है? देखो इंपॉर्टेंस ये रहा है कि फ्रांस के जो रिलेशंस हैं या जो कोऑपरेशन है भारत के साथ वो और ज्यादा निखर कर आए हैं और ज्यादा यहां पर डिटेलिंग यहां पर देखने को मिलेगी, प्लस आने वाले टाइम पर रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। ये सारी बात कब हुई है? ऑकस ग्रुप के बाद। आपको मालूम होगा हाल ही में एक और ग्रुप बनाया गया है ऑकस। ऑकस के अंदर कितनी कंट्रीज है? 3 कंट्रीज है, ए से ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन यूएस। इन 3 कंट्रीज का यह ग्रुप है ऑकस, ठीक है। अब क्या हुआ, इन तीनों कंट्रीज के ग्रुप की वजह से फ्रांस काफी नाराज हुआ।
अब वो नाराज क्यों हुआ था? आपको मालूम होगा, इस ग्रुप ने क्या बोला कि यूएस और यूके ये दोनों कंट्रीज मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करवाएंगी, और इससे फ्रांस नाराज हुआ। अब आपका कहना होगा फ्रांस इससे नाराज क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी फ्रांस के साथ डील की थी कि फ्रांस हम लोगों को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन इस डील को कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। इस वजह से फ्रांस हुआ नाराज। फिर उसके बाद यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये भी काफी परेशान हुए कि फ्रांस हम लोगों से नाराज हो चुका है इस ग्रुप को देखते हुए। देन उसके बाद जो बाइडेन ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों के साथ बातचीत भी करी है। अभी यहां पर रिसेंटली जो समिट हुआ था उसके अंदर बातचीत करी है, फ्रांस से माफी मांगी कि हम लोग को नहीं पता था। तो इस प्रकार से यहां पर आप देख पाओगे थोड़े बहुत जो रिलेशन है वो रिजॉल्व हुए हैं, क्योंकि रिलेशन कुछ इस हद तक खराब हो चुके थे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हो फ्रांस ने जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्रांस के एम्बेसडर थे यूएस के अंदर और यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनको वापस से बुला रहा था फ्रांस। तो इतने हद तक रिलेशन खराब हो चुके थे ना। अब फाइनली सारी चीजें सही हैं। तो आप देख पाओगे ऑकस एक ग्रुप तो है ही, साथ साथ आप देख पाओगे फ्रांस भी एक ग्रुप बन चुका है, और इसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इंडो पैसिफिक के रीजन के ऊपर। यहां पर हम लोग और ज्यादा कंट्रीज हो चुके हैं जो कि मिलकर काम करने वाले हैं। देन उसके बाद इंडिया फ्रांस के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इनका हिस्ट्री देखते हैं, बैकग्राउंड। तो जो फ्रांस है इकलौती एक ऐसी कंट्री है जिसने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया था कोल्ड वॉर के बाद ही। कोल्ड वॉर लगभग आप कह सकते हो जनवरी 1998 के, मतलब कि जो जनवरी 98 के आसपास की बात है, जब कोल्ड वॉर एंड हो रहा था, तभी यहां पर भारत के साथ फ्रांस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया। देन उसके बाद फ्रांस एक ऐसी कंट्री बनकर आया जिसने भारत को सपोर्ट किया। किस चीज को लेकर? जो भारत ने एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था 1998 में, उस टेस्टिंग को फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया। फ्रांस के साथ कुछ थोड़ी बहुत ही कंट्री थी, मुट्ठी भर कंट्री थी जिन्होंने सपोर्ट किया था भारत को, अदरवाइज सारी कंट्री भारत के अगेंस्ट में चली गई थी कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कैसे किया। तो यहां पर आप देख पाओगे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब रिलेशंस कहीं ना कहीं बहुत पहले से काफी अच्छे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में काफी सारे डायलॉग होते हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल पर देखने को मिलते हैं। प्लस दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारी अलग अलग डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, अभ्यास होते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज शक्ति होती है, दोनों कंट्रीज की नेवी के बीच में एक्सरसाइज वरुण होती है, दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज गरुड़ होती है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। प्लस आज के टाइम पर इंडिया और फ्रांस के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है, उसका नाम है फ्रांस राफाल डील, है ना। फ्रांस का जो राफाल है, ये वाले जेट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको भारत ने परचेज किया हुआ है, जिसके स्कैम को लेकर काफी चर्चा होती रहती है, जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में भी देखने को मिला। एक ये हो गया हमारा। देन उसके बाद यहां पर एक और रिलेशन में एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि हाल ही में फ्रांस ना 23वां मेंबर बन चुका है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। ठीक है, जो इंडियन ओशन वाला रीजन है वहां पर उसके आसपास की कंट्रीज जो है इसका मेंबर बनती हैं, लेकिन फ्रांस एक ऐसी कंट्री निकल कर आया जो कि इसके आसपास भी नहीं है, इंडियन ओशन के आसपास भी नहीं है, लेकिन यहां पर वो इसका मेंबर बनकर निकल कर आया। भारत को सपोर्ट करना चाहता है, इंडियन ओशन के रीजन के अंदर अपना और बड़ा रोल प्ले करना चाहता है, प्लस टेररिज्म को काउंटर करना चाहता है, मतलब कि आतंकवाद से लड़ने की कोशिश की जाएगी फ्रांस ने यहां पर, इसको देखते हुए, क्योंकि भारत का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि हम लोग टेररिज्म को काउंटर करेंगे, और इस चीज को फ्रांस ने सपोर्ट किया। देन उसके बाद भारत को यहां पे सपोर्ट कर रहा है फ्रांस, हर चीज में भारत को बैक कर रहा है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे और भी बहुत सारे इशू हो, चाइना का इशू हो, पाकिस्तान का इशू हो, लेकिन यहां पर फ्रांस हम लोग को काफी सपोर्ट कर रहा है। अब देखो यहां पे बात की गई है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। यहां पर प्रीलिम्स में पहले इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसको हम लोग इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव पहले बोलते थे, ठीक है। अब यहां पर इसको IORARC भी बोला जाता है, शॉर्ट में यहां पर इसको देखने को मिलता है ये। तो यहां पर क्या होता है, ये जो इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब मिलकर काम करती हैं ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर, कोऑपरेट करती हैं, इकोनॉमिकली कोऑपरेट करती हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करती हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर यहां पर ये काम करती हुई नजर आती हैं। आज के टाइम पर इस पूरे ग्रुप के अंदर लगभग 23 कंट्रीज है। लास्ट कंट्री ने जो इसको ज्वाइन किया वो है फ्रांस, ठीक है। प्लस यहां पर इसको बनाया कब गया था, मार्च 1997 में इस पूरे ग्रुप को बनाया गया था, और इस ग्रुप को बनाने वाली 2 कंट्रीज थी, इंडिया और साउथ अफ्रीका। यहां पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर टोटल कंट्रीज इसकी ये सारी कंट्रीज हैं, प्लस इसके साथ साथ कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, वो सारे डायलॉग पार्टनर्स आपको यहां पर ये देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सा हो गया यहां पर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इंडिया फ्रांस को लेकर काफी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने यहां पर किया है। बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल पर।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव्स और एनवायरमेंट आता है हमारा जीएस पेपर 3 में। बात की गई है स्टबल बर्निंग का आज के टाइम पर इंपैक्ट काफी पड़ रहा है लोगों की रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्टबल बर्निंग क्या होती है सीखेंगे आगे, लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से परालियों को जलाया जा रहा है, इसी को हम लोग स्टबल बर्निंग बोलते हैं। आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाओगे हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट हुई है पंजाब के अंदर, और उस स्टडी ने बताया कि जो पोल्यूशन निकलता है स्टबल बर्निंग से, वो पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली लोगों के लंग फंक्शन को कम कर रहा है, लोगों का जो लंग फंक्शन है उसको अफेक्ट कर रहा है। ये यहां पर इस स्टडी ने बताया। जो ये स्टडी है इसको कंडक्ट किया गया है दो फेसेस में, पहला 2018 में कंडक्ट की गई थी, दूसरी मार्च 2019 में कंडक्ट की गई है। और अब आप देख पाओगे ये रिपोर्ट सारी हमारे सामने आ रही हैं। अब इस स्टडी ने बताया कि जो स्टबल बर्निंग हो रही है इसके अंदर जो PM 2.5 लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह है PM 2.5 लेवल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलेट मैटर। अब ये क्या होता है बेसिकली, यहां पर आप कह सकते हो ये एक डस्ट पार्टिकल्स होता है, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े होते हैं, लेकिन साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। लगभग आप कह सकते हो यहां पर ये पिक्चर आप देख पाओगे, इस पिक्चर के अंदर बताया गया है इसका साइज लगभग 2.5 माइक्रोमीटर्स देखने को मिलेगा। ये इतना छोटा साइज है कि ह्यूमन का जो हेयर होता है, जो हमारा बाल होता है ना, हमारे बाल से भी लगभग 100 टाइम्स ये पतला होता है, छोटा सा कंकड़ होता है, इतना छोटा होता है, और ये इतना घातक होता है ना कि इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे ये ह्यूमन हेयर है, ठीक है, ये मानव का बाल है एक, ठीक है। अब बाल का जो यहां पर आप देख पाओगे काफी मतलब इसको जूम करके दिखाया गया है। अब जब बाल आप देख पाओगे, इस बाल के अंदर जो ये ब्लू वाले डॉट्स दिख रहे हैं, इस ब्लू वाले डॉट्स को बोलते हैं हम लोग PM10, ठीक है। PM10 को क्या बोला जाता है? अगेन ये पर्टिकुलेट मैटर 10 है, मतलब ये भी डस्ट पार्टिकल्स है, लेकिन थोड़े से बिगर साइज के आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो पिंक कलर के ये डॉट्स हैं, ये क्या है? ये है PM 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ये क्या होता है? ये PM10 से भी काफी छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे मात्रा में, आप देख पाओगे इतने छोटे हैं। तो मतलब ये हेयर है ह्यूमन का, ह्यूमन के हेयर से भी काफी छोटा, 100 टाइम्स यहां पर थिनर होता है ये, और इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर जब हम लोग स्टबल बर्निंग वगैरह या फिर कोई भी ऐसा डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेगा तो ये हवा में सस्पेंड कर जाता है, थोड़ी देर तक रुका रहता है, जिसकी वजह से इंसान यहाँ पर सांस लेता है। तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये इंसान की बॉडी में चला जाता है, और बॉडी में जाने के बाद क्या करता है? बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये आप देख पाओगे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, हमने आपको सिर्फ ऐसी चीज़ें यहाँ पर लगाकर दे दी ताकि आप PDF वगैरह जब डाउनलोड करते हो तब उसको एक रीड कर पाओ। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूं, मतलब इंपैक्ट पड़ता क्या है आखिरकार। तो लगभग बताया यह गया है कि देखो जैसे जैसे यहां पर पर्टिकुलेट मैटर इंक्रीज होता है, इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, खुजली सी होती है, आइज में दिक्कत होती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लगभग 10 से 60 साल की उम्र तक हर एक व्यक्ति को यह प्रॉब्लम से फेस करा जा सकता है, फेस कर सकता है हर व्यक्ति, ठीक है। और आज के टाइम पर जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट सबसे ज्यादा आ रही है कि मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, प्लस लंग का फंक्शन कम हो रहा है लगातार। और क्यों? क्योंकि PM 2.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इसी की वजह से लंग का फंक्शन रेगुलर कम हुआ है। या आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जो लंग फंक्शन है वो मेन के अंदर 10 to 14% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन विमेन के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, विमेन ज्यादा अफेक्ट यहां पर देखने को मिलेंगी स्टबल बर्निंग से। स्टबल बर्निंग क्या होती है आखिरकार? तो इसको हम लोग पराली जो बोलते हैं, इसको जलाया जाता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार से आप ये देख पाओगे। हमने क्या करा, एक क्रॉप उगाई, क्रॉप उगाने के बाद क्या किया, फसल की कटाई हो गई, तो हमारे पास बहुत सारा वेस्ट बचा हुआ है ना, उस वेस्ट को इसी प्रकार से जला दिया जाता है। और इसी की प्रकार से जब जलाते हैं तो ये आप धुआं देख रहे हो ना, इसके अंदर PM 2.5, PM10 प्लस और भी वेरियस टॉक्सिक केमिकल गैसेस ये सारी निकलती है, जिससे कि यहां पर एनवायरमेंट पोल्यूशन तो हो ही रहा है, प्लस ह्यूमन हेल्थ भी डैमेज हो रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग समझ में आया। अब दूसरी चीज यहां पे हम बात करें, स्टबल बर्निंग क्या होती है। इसको हम लोग पराली को जलाते हैं ताकि हम लोग अगली क्रॉप को लगा सके, दूसरी फसल लगा सके। क्योंकि होता क्या है, ठंडियों के टाइम पर ज्यादा देखने को मिलती है, लगभग अक्टूबर के टाइम पर और ये नवंबर के टाइम पर स्टबल बर्निंग ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अगली फसल लगानी है, और सबसे अच्छा ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यही है कि आप इसमें आग लगा दो, खत्म, उसके बाद यहाँ पर दूसरी फसल उगाओ, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कुछ और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर दो तो उसमें थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर किसी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं स्टबल बर्निंग के आखिरकार इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है पोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट क्या है? पोल्यूशन। क्या होता है कि स्टबल बर्निंग करने से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन निकल कर आता है,
टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे यहाँ पर मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इस प्रकार की गैसेस निकलती हैं जो कि मानव के लिए काफ़ी खतरा है, मानव के साथ साथ जो हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए भी बहुत बड़ा डैमेज है। उसके बाद इसकी सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाती है, जैसे जैसे आपने यहाँ पर ये स्टबल बर्निंग करी, इससे जो सॉइल की उपजाऊपना है ना वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। प्लस यहाँ पर जो हीट है वो एक तरीके से इतनी ज़्यादा घुस जाती है इस लैंड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इस सॉइल के अंदर मॉइस्चरनेस होता है, यानी जो मिट्टी के अंदर नमीपना होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है स्टबल बर्निंग क्या है, इसका क्या ये इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। बात की गई है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के बारे में। द हिंदू का यह आर्टिकल है। यहां पर आप देख पाओगे हाल ही में हरियाणा सरकार ने बोला है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को इंप्लीमेंट करेंगे 15 जनवरी 2022 से। अगले साल से यह एक्ट इंप्लीमेंट होने वाला है। नाउ इस एक्ट को क्या बोला गया है यह हमने देखा। इस एक्ट का आखिरकार मायना क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस इससे क्या अफेक्ट होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लॉ के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहली बात यहां पे बोला है कि हरियाणा के अंदर मान लो जितने भी फर्म हैं, ठीक है, जितनी भी आपको फर्म्स देखने को मिलेंगी, ये मतलब कोई एक छोटी सी फर्म है जहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, या फिर कोई फर्म है जहां पर 10 लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उन फर्म्स के अंदर ध्यान से सुनना, एक ऐसी फर्म जहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं या फिर 10 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं, वहां पर उस फर्म के अंदर 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा टू द लोकल पीपल ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो लोकल पीपल होंगे, जो लोकल लोग होंगे, वही लोगों को 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब 100 में से 75% लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोकल पीपल ही काम करेंगे, बाकी के लोगों को एंट्री वहां पर नहीं दी जाएगी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और, इसमें सैलरी की कैटेगरी भी रखी गई है। पहली चीज तो ये बोला है कि मान लो कोई फर्म है, कोई कंपनी है जहां पर 10 एम्प्लॉइज हैं या फिर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। दूसरा कंडीशन ये रखा गया है कि यहां पर रिजर्वेशन इतना दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 की सैलरी तक मैक्सिमम। मान लो कोई यहां पर जॉब है 30,000 तक की, तो 30,000 तक की जो जॉब होगी वहां पर 75% का रिजर्वेशन हरियाणा के लोकल पीपल को दिया जाएगा। वहां पर जो लोकल पीपल हैं वही यहां पर काम कर सकते हैं ज्यादातर, बाकी जो 25% है वो दूसरे स्टेट से आकर काम कर सकते हैं। होता क्या है, देख पाओगे कि बहुत सारे लोग इधर से उधर जाकर काम करते हैं, है ना। तो यहां पर हरियाणा में लेकिन क्या बोला गया, जो लोकल पीपल है उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उनको 75% रिजर्वेशन इसी मामले में दिया गया। ठीक है कि 30,000 तक की जो सैलरी होगी उसके अंदर 30,000 की सैलरी तक 75% रिजर्वेशन लोकल पीपल के लिए है। बाकी जो इसके ऊपर की सैलरीज होंगी वहां पर कोई और बाहर से भी आकर काम कर सकता है। ये यहां पर इन्होंने बताया। अब आप देख पाओगे जो जॉब्स हैं वो कंपनीज के अंदर हो गई, सोसाइटीज, ट्रस्ट, बहुत सारी अलग अलग जॉब्स हो गई। यहां पर इनफैक्ट आईटी सेक्टर हो गया, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज भी हो गई, इन सबको भी इसके अंदर लाया गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे बोला यह जा रहा है इस लॉ की वजह से ये होगा कि जो टैलेंट है वो नहीं आ पाएगा। जो बाहर से एक बहुत से एक से बढ़कर एक टैलेंट है, वो टैलेंट यहां पर इस स्टेट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, ये बताया जा रहा है। ये जो लॉ है इसको आने वाले टाइम पर 10 साल तक अप्लाई किया जाएगा। प्लस यहां पर अगर इस लॉ का कोई भी हनन होता है, कोई भी वॉयलेशन होता है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। दिक्कत क्या है भाई इसमें, दिक्कत यह है कि देखो जो इन्वेस्टर है वो फटाफट यहां से भागने वाले हैं। जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े टैलेंट्स आ रहे हैं, कोई बाहर से लोगों को हायर किया जा रहा है, देन उसके बाद कंपनीज आके काफ़ी ग्रो कर रही हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को जब पता चलेगा कि भाई अब तो यहाँ पर लोकल पीपल काम करेंगे, लोकल पीपल में वो रिसर्च और एनालिसिस करेंगे, लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, उसके बेसिस पर इन्वेस्टर भी बाहर निकलना चालू करेगा स्टेट से। दूसरी चीज़, जो आज के टाइम पर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनको भी काफ़ी बड़ा अफेक्ट देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक एक तरीके से सफ़र करने वाली हैं। क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इंडस्ट्री बड़ी बड़ी जाइंट्स इंडस्ट्रीज़ को फोर्स किया जाएगा कि यहाँ पर वो हरियाणा से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यही काम करेंगी कि हम लोग यहाँ से हरियाणा को छोड़कर वापस से निकलें, यहाँ से निकलें, दूसरी जगह पर सेटल हों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने टैलेंट को, जो हमें टैलेंट चाहिए हमें टैलेंट मिल नहीं पा रहा है। तो इसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद क्या है, जो टैलेंट क्रंच देखने को मिलेगा, होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से लोग नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से टैलेंट क्रंच काफ़ी हो जाएगा। प्लस उसके बाद ये जो लॉ है ये पूरा का पूरा हमारे संविधान के अगेंस्ट भी है।
अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 क्या क्या बोलता है। आर्टिकल 14 बोलता है प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी, सब लोगों को इक्वालिटी देनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हरियाणा के पीपल को ही सिर्फ आगे निकाला जा रहा है, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 15 क्या बोलता है, गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगेन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, नो बर्थ प्लेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहां पर किसी पीपल को एक तरीके से प्रायोरिटी दी जाए, तो यहां पर आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन ना देखने को मिले, खासकर अगर हम बात करें, लेकिन क्या हो रहा है, वापस से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 19 में आप देख पाओगे सिटीजन्स को पूरी यहां पर इंश्योर कर रखा है कि आप लोग मूव कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगेन लोग के ऊपर रोक लगाई जा रही है कि लोग वहां पर जाकर काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अगेंस्ट में ये आपको लॉ देखने को मिलेगा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो हरियाणा गवर्नमेंट को अगर करना भी ये काम तो आप 30,000 तक मत लेके जाओ, ठीक है। 30,000 तक बहुत सारी जॉब्स इसके अंदर आ गई हैं, बहुत सारी टैलेंटेड जॉब्स भी आ चुकी हैं, तो आप इसको लोएस्ट करके 15,000 तक ले जा सकते हो, ये बोला गया। दूसरा यहां पर सोल्यूशन ये है कि आप लोग यूथ को स्किल ट्रेनिंग दो, ठीक है। ऐसा आप रिजर्वेशन लाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर आप लोगों को स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दो, ताकि सभी लोग वहां पर जॉब अवेलेबल हो जाए। ओके, सिंपल सा, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले आर्टिकल बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल आईआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, और आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। बात की गई है काहो विलेज के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश आज के टाइम पर प्लान कर रहा है, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं काहो के ऊपर। काहो एक गांव है चाइना बॉर्डर के पास में ही, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हुए हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इसी गांव के ऊपर। काहो एक गांव है चाइना बॉर्डर के पास में, जहां पर एक अंजॉ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये आप देख पाओगे, ऊपर चाइना हो गया, नीचे ये अरुणाचल प्रदेश का आपको रंग बिरंगी सा मैप दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर बहुत सारे आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे होंगे, इसमें अंजॉ डिस्ट्रिक्ट यहां पर है, ठीक है। यहीं पर आसपास कहीं आपको काहो गांव देखने को मिलेगा, जो कि चाइना से बॉर्डर को शेयर करता है। तो अंजो एक आप कह सकते हो 11 डिस्ट्रिक्ट में आता है, कि जैसे मैंने आपको बताया 11 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं बॉर्डर चाइना के साथ। अरुणाचल प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें से एक डिस्ट्रिक्ट अंजो भी है। उस अंजो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है काहो गांव। अब यहाँ पर 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग पता ये चलता है काहो गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 65 रेसिडेंट्स हैं, और वहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई का रेट है, लिटरेसी रेट 64.515% के आसपास का है। इस गांव के अंदर मेयोर ट्राइब रहती है, आपको ध्यान रखना है। मेयोर एक छोटी सी ट्राइब है, एक छोटा सा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा इन लोगों का। मेयर को हम लोग बोलते हैं, एनिमिस्ट भी बोलते हैं, जैसे कि हम लोग मिशमिश होता है ना, उनकी तरह यहाँ पर मेयर को ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिशमिश ने क्या करा था, महायान बुद्धिज्म को जो एक तरीके से अडॉप्ट किया था, तो उसी प्रकार से ये मेयर ट्राइब भी आपको देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, मैंने आपको मेयर ट्राइब के बारे में बताया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं इसके बारे में आप देख सकते हो। अबोर, अका, अपातनी, दफला, गैलोंग, खम्पती, खोवा, मिशमी, मोनपा, मोम्बा, एनी नागा ट्राइब, शर्दोपन, शिंगपो, इस प्रकार के अलग अलग यहाँ पर ट्राइब्स ये देखने को मिलती हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे बताया, जो गांव इकलौता ऐसा गांव है जो कि अलग होता है लोहित रिवर से, ठीक है। तो लोहित रिवर से अलग होता है। प्लस यहाँ पर क्या हुआ था, 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी, वहां पर हमारे आर्मी को ना यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। हमारे आर्मी को यहाँ के जो मेयर ट्राइब है बेसिकली, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। इस वजह से इस गांव के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे मैंने बताया, इसको अलग करता है लोहित रिवर। तो लोहित रिवर के बारे में आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। लोहित रिवर बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से निकल कर आती है, ये ऑरिजिनेट होती है सियांग या फिर दियांग से, चाइना से निकल कर आती है, इंडिया में आती है, तो उसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा। प्लस उसके बाद ये ईस्टर्न तिब्बत से निकल कर आती है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए देन उसके बाद यहाँ पर असम के प्लेन्स पर ये चली जाती है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर आप देख पाओगे सियांग दियांग यहाँ से निकल कर आती है, देन उसके बाद आगे होते होते ये इस प्रकार से ये रिवर आगे ट्रैवल करती है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री आता है जीएस पेपर 1 के अंदर। बातचीत की गई है गॉडेस अन्नपूर्णा आइडल के बारे में। आप देख पाओगे ये एक आइडल है, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हुआ क्या है, तो हाल ही में एक एंशिएंट आइडल, एक एंशिएंट स्टैचू आप देखने को मिलेगा गॉडेस अन्नपूर्णा का। इसको वापस से भारत लाया गया, इस प्रकार से स्टैचू है ये वाला, इसको वापस से भारत लाया गया, लगभग 100 साल बाद लाया गया है कनाडा से। अब ये जो आइडल है इसको किसने रिसीव किया, तो भारत के अंदर एक बॉडी आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी ने यहाँ पर इस स्टैचू को रिसीव किया है। देन उसके बाद अब हम लोग इस स्टैचू को कहाँ पे रखने वाले हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी के अंदर, वहाँ पर हम लोग इसको प्लेस करेंगे।
इस आइडल को स्मगल किया गया था हमारे कंट्री से बाहर ले जाया गया था। 1913 के आसपास की बात है। आप देख पाओगे काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ये आइडल कुछ इस प्रकार से, ये वाला आइडल है, लेकिन आप देख पाओगे इस प्रकार से आपको इस वाले स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। ये गॉडेस अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरीके से खान की देवी है, खाने की देवी है, फूड की, ठीक है। गॉडेस ऑफ फूड यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर गॉडेस पार्वती से इनको रिलेट किया गया है, प्लस उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड शिव जी की पार्टनर के तौर पर रिलेट किया गया है। देन उसके बाद आप देख पाओगे इनके हाथ में एक हाथ में खीर का कटोरा है, दूसरे हाथ में क्या है? चम्मच है। तो आप लोग देख पाओगे इसी वजह से इनको डिनोट किया जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हाथ में खीर का कटोरा है और एक हाथ में चम्मच है। इनको अन्नपूर्णा मतलब गॉडेस अन्नपूर्णा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये गॉडेस ऑफ फूड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बनारस स्टाइल के अंदर बना हुआ है। 18वीं सेंचुरी का जो आइडल है वो बनारस स्टाइल में बनाया गया था। यहाँ पर आप कह सकते हो कि बनारस कह लो या फिर जो वाराणसी है, वाराणसी को हम लोग बनारस भी बोलते हैं, बेनारस भी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं, ठीक है। काशी नाम से आप कह सकते हो, हम लोग बोलते हैं कि हिंदू होली सिटी है वो, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। आज के टाइम पर जो वाराणसी है बेसिकली यहाँ पर कल्चरल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कल्चरल ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो भी यहीं पर है। इसी मंदिर के अंदर इस वाले आइडल को स्थापित किया जाएगा। नाउ ये जो मंदिर, इसके बारे में आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर एक मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिव जी को डेडिकेट किया गया है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ये जो टेम्पल है ये गंगा रिवर के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है, इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिवर है ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा के अंदर आता है। अभी ज्योतिर्लिंगा क्या होते हैं आप लोगों को मालूम होगा। आज के टाइम पर हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंगा हैं। 12 अलग अलग भारत के मंदिरों में ज्योतिर्लिंगास ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा, भीमशंकर, केदारनाथ, महाकालेश्वर, तो अलग अलग आपको ज्योतिर्लिंगा देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद मेरे ख्याल से ओमकारेश्वर लिंगा के बारे में पूछा गया था। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वाराणसी के बारे में। वाराणसी के अंदर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर कौन सा लिंग आपको देखने को मिलेगा? काशी विश्वनाथ लिंग देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा मंदिर है जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देन उसके बाद यहाँ पर इस मंदिर को बनाया गया था 1780s में बाय द मराठा मोनार्क महारानी अहिल्याबाई होलकर के थ्रू। तो यहाँ पर इनके थ्रू ये इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है। वो आज जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, क्योंकि इस स्टैचू को ना जो रिसीव किया है कनाडा से वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही किया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती है हमारे जो कल्चरल हेरिटेज हैं, हमारी संस्कृति से रिलेटेड काफ़ी सारी विरासतें हैं, उनको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। उसका आज के टाइम पर भी खुदाई करती है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। आज के टाइम पर नई चीज़ यहाँ मिल गई समझ लो, जैसे कुछ पॉटरीज वगैरह मिलती रहती है, इतिहास से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हम लोग को मिलती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को क्या करा जाता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही खोजता है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बारे में ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम एक फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट है। बात की गई है श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर डाला गया है। तो हाल ही में यूनेस्को मतलब कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने डेजिग्नेट किया श्रीनगर को एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है। यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में उठाकर डाल दिया है श्रीनगर को। और श्रीनगर के साथ साथ भारत के कौन कौन से शहर इस लिस्ट के अंदर हैं? तो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर। अब श्रीनगर छठा शहर हो चुका है जो कि यहाँ पर इस मतलब इस पूरे के पूरे गोल तक आ चुका है। अगर हम बात करें जो श्रीनगर सिटी है बेसिकली यहाँ पर इसको क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो क्राफ्ट है बेसिकली फोल कार्ड्स हैं, क्राफ्ट और फोल कार्ड के लिए जाना जाता है, क्योंकि क्राफ्ट काफ़ी अच्छी है, ठीक है। फोल कार्ड काफ़ी बेहतर है। तो उसी के बेसिस पर क्या किया गया है, यहाँ पर श्रीनगर को इस क्रिएटिविटी लिस्ट के अंदर डाला गया है। और ये क्रिएटिविटी लिस्ट मेंटेन करता है यूनेस्को। तो इसके बारे में ध्यान रखना, श्रीनगर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, ठीक है। इसके बारे में भी याद रखना है। देन उसके बाद आज के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारे शहर हैं, मतलब दुनिया भर के बहुत सारे शहर हैं, जिसमें से एक रिकग्निशन यहाँ पर इस श्रीनगर को भी मिल चुका है। भारत के जो शहर आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, एक है श्रीनगर जो कि क्राफ्ट और फोल कार्ट के लिए जाना जाता है, 2021 में इसको ऐड किया गया। एक मुंबई है जो कि फिल्म के लिए जाना जाता है, 2019 में इसको ऐड किया गया था। हैदराबाद को जैस्ट्रोनॉमी के लिए ऐड किया था 2019 में।
चेन्नई को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए ऐड किया गया था 2017 में। जयपुर को क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट के लिए ऐड किया गया था 2015 में। वाराणसी को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए ऐड किया गया था 2015 में। इसके बारे में आप आइडिया रखना है। आखिरकार यूनेस्को क्या होता है, क्योंकि जो ये लिस्ट को मेंटेन करता है यूनेस्को होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ यूनेस्को के बारे में। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, प्लस यहाँ पर काम क्या है इसका, एक तरीके से शांति को बना के रखती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करती है, एजुकेशन के मामले में, साइंस के मामले में, कल्चर के मामले में कोऑपरेट करने का काम करती है। प्लस यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया था 1945 में। आज के टाइम पर ये पेरिस फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। प्लस आज के टाइम पर यूनेस्को अलग अलग इनिशिएटिव्स को चलाता है, जैसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर। इस प्रकार के अलग अलग इनिशिएटिव्स यूनेस्को चलाता है। आज के टाइम पर यूनेस्को ने अलग अलग रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट आती है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया भी आती है। इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। देखो ये पुराना क्विज है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये आज मैं कोई क्विज नहीं लगा पाया हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल से हम लोग इस क्विज को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जिससे मैं निकल कर आया हूँ अभी, तो क्विज को हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग उसके साथ साथ एक बार रिकैप ले लेते हैं। जैसे कि हमने आज क्या डिस्कस किया, इंडिया फ्रांस के पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन किया, स्टबल बर्निंग क्या होती है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट है इसको डिस्कस किया, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्ट क्या है डिस्कस किया हमने, काहो विलेज के बारे में जाना, गॉडेस अन्नपूर्णा आइडल के बारे में जाना, आज के टाइम पर श्रीनगर को यूनेस्को लिस्ट में डाला गया, क्यों डाला गया ये हमने समझा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं ना हो। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।